वेलकम टू प्री एकेडमी। कल हम लोगों ने क्रिया विशेषण पढ़ा था और आज हम लोग ये समुच्चय बोधक पढ़ने वाले हैं कि समुच्चय बोधक क्या है। हाँ, इसकी परिभाषा क्या होगी समुच्चय बोधक की। समुच्चय बोधक की परिभाषा क्या होगी कि जो दो शब्दों है ना, दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक कहलाता है। ठीक है, कि समुच्चय बोधक की परिभाषा क्या है कि जो दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ता है उसको समुच्चय बोधक कहते हैं। तो ऐसे हम लोग देखते हैं ना कि अगर कभी भी दो शब्दों को जोड़ते हैं तो किन शब्दों से जोड़ते हैं? और से जोड़ते हैं, तथा से जोड़ते हैं, इसलिए से जोड़ते हैं, क्योंकि से जोड़ते हैं, किंतु से जोड़ते हैं, परंतु से जोड़ते हैं। तो ये बहुत सारा जो शब्द है ना वो सारा समुच्चय बोधक ही है। ठीक है, किंतु, परंतु, तथा, और, इसलिए, मगर, एवं, क्योंकि, है ना, क्योंकि ये सब जो है सारा दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने में ये सब काम हमारा जरूर आता है, तभी हम जोड़ सकते हैं। कि राम और श्याम, और से हम जोड़े, अगर इसलिए हमको जोड़ना होगा तो क्या जोड़ेंगे, कैसे बनाएंगे वाक्य हम? कि मैं बीमार थी इसलिए मैं स्कूल नहीं गई। ठीक है, तो ये हमारा सारा समुच्चय बोधक का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब हम इसमें से देखते हैं कि समुच्चय बोधक जो है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। समुच्चय बोधक को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? समानाधिकरण। समानाधिकरण पहला भाग। दूसरा भाग है व्याधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण है और व्याधिकरण है। समाना मतलब क्या है? समान, यानी कि बराबर। ठीक है ना, समाना मतलब समान, यानी कि जो बराबर है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी समानाधिकरण की? कि जो दो या दो से अधिक समान पदों को जोड़ता है, यानी कि समान है, समान पदों को जोड़ता है। दो या दो से अधिक समान पदों को जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? समानाधिकरण कहते हैं। अब है कि समानाधिकरण में जो है, समानाधिकरण के अंतर्गत जो चार जो उसका रूप है वो जो आता है। अब उसमें देखिए कि समानाधिकरण में वो चार रूप कौन कौन सा है। समानाधिकरण में वो चार रूप क्या क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला में है संयोजक। ठीक है, संयोजक। अब संयोजक में क्या क्या हम लोग उदाहरण को रख सकते हैं? और, तथा और एवं। ठीक है, और, तथा और एवं। दूसरा आ जाता है विभाजक। विभाजक। अब है कि विभाजक के अंतर्गत हम लोग क्या रख सकते हैं? या, अथवा, और क्या रख सकते हैं? नहीं तो। ठीक है, तीसरा है विरोध दर्शक। विरोध दर्शक के अंतर्गत हम लोग क्या रख सकते हैं? पर, परंतु, और क्या रख सकते हैं? लेकिन, मगर। ठीक है, इसके बाद है परिणाम दर्शक। अब परिणाम दर्शक के अंतर्गत हम लोग क्या रख सकते हैं? इसलिए,
अतः और है अतएव, ये हम लोग रख सकते हैं। इसमें और भी एक दो शब्द हैं, तो संयोजक में और, तथा, एवं, विभाजक में या, अथवा, नहीं तो, विरोध दर्शक में पर, परंतु, लेकिन, मगर, और परिणाम दर्शक में क्या रखते हैं, इसलिए, अतः और अतएव। ठीक है। अब ये सारे जो समुच्चय बोधक जो शब्द है ना, इनसे हम लोग वाक्य भी बना सकते हैं, वाक्य भी बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि या जो है वो समानाधिकरण के अंतर्गत आता है, लेकिन वो किसके अंतर्गत है, संयोजक के अंतर्गत है, या फिर विभाजक के अंतर्गत है, विरोध दर्शक के अंतर्गत है, या फिर परिणाम दर्शक के अंतर्गत है ना। तो इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। मैं अगले क्लास में क्या करूँगी कि ये जो है संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं ना, उसको एक कॉलम वाइज मैं बताने का प्रयास करूँगी, और आप लोग क्या करेंगे कि उस कॉलम वाइज को ना आप लोग देखेंगे और एक बार कहीं पर भी उसको नोट करके रख लेंगे, तो कभी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ चुका कि समानाधिकरण क्या है। अब इसका दूसरा भेद क्या होता है, व्याधिकरण। ठीक है, व्याधिकरण। अब जिस प्रकार समानाधिकरण में 4 रूप हमको देखने के लिए मिला, तो व्याधिकरण में भी हमको 4 रूप देखने को मिलता है ना। और उन चारों रूपों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं, जो कि हम लोग उसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्याधिकरण क्या है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना जो मैं अभी बताई ना, वो सारा क्लियर हो गया होगा कि समुच्चय बोधक की परिभाषा क्या है। तो याद रखेंगे, जो 2 शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ता है उसको समुच्चय बोधक कहते हैं। अब है उसका एग्जाम्पल, ये समुच्चय बोधक में ये सारा एग्जाम्पल आएगा, लेकिन अगर हम समानाधिकरण के अंतर्गत डालें तो ये हमारा सारा अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो ये समुच्चय बोधक को फिर 2 भागों में विभाजित किया गया है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब इसका ये 4 है, अब ये चारों के अंतर्गत ये सब सारा शब्द है। तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि व्याधिकरण क्या है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, कौन कौन से उदाहरण को हम लोग इसमें किसमें डाल सकते हैं। और जहाँ भी जो भी आप लोगों को दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो मैं उसको आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगी। तो आज यहीं तक रहने दें, अब अगले क्लास में हम लोग व्याधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।